तो देखिए तीनों एक बैलेंस करता है कि अगर लेजिस्लेचर अपने दायरे से बाहर जाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर बनाना उसका अधिकार है, लेकिन उसने ऐसा लेजिस्लेशन किया जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो है कि नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द जुडिशरी देखेगी। वो कहे, अगर उसने ये कह दिया कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो अपने आप वो रद्द हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है। फिर आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको लागू करना। अब वो सही ढंग से लागू कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी देखना जुडिशरी का काम है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप वहां पर रिड्रेसल के लिए जाते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ये प्रावधान है, लेकिन हमारे साथ हम यहां तक नहीं आ रहे हैं। तो ये तीनों आप कह सकते हैं कि एक भी है, और एक अलग मायने में कहें तो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी। वो तीनों को थोड़ा सा इसमें हम जोड़ दें, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो सवाल है उसमें कई मामलों में सरकारें जब काम नहीं करती हैं तो जुडिशियरी को एक्टिव होना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। जब कोई भी अंग, आप देखिएगा शरीर का भी कोई अंग, एक बायां हाथ नहीं काम करेगा, दाहिने हाथ को ज्यादा काम करना पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है। लेकिन सरकारों को यह पसंद नहीं, इसलिए सरकार उस पर जुडिशियल एक्टिविज्म का वो दबाव लगाते। अगर आप सड़क ठीक से बनवा रहे होते तो लोग क्यों जाते रिट लेकर के उनके पास, उनको क्या जरूरत है, दूसरे सारे काम पड़े। संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गांव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 121 करोड़ के करीब पहुंचा। कोरोना की चिंता के बीच 15 से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। आज पैतृक गांव नीमरा में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और अब रांची सासाराम ट्रेन कल से हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 28 से हर रविवार को राजधानी एक्सप्रेस की भी सुविधा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी कराना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397 8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना और टीकाकरण के मुद्दे पर अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अधिकारियों से वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी ली।
बहुत ही जो कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ स्थिति है, टीकाकरण को लेकर क्या कुछ स्थिति है पूरे देश में, इसको लेकर एक बैठक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कोविड-19 पब्लिक हेल्थ रिस्पांस, और इसमें तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति पूरे देश में क्या है और वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से है, इसको लेकर तमाम अधिकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस वक्त कैसी है स्थिति पूरे देश में कोविड की, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर क्या कुछ स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे लोकतांत्रिक देश के हर वर्ग को समान अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस के आयोजन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास संविधान की भावना की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसीबतों में झोंक दिया था। किसी युग में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी, भूखमरी, बीमारी से जूझ रहा था। इस पृष्ठभूमि में देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है। लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 21 करोड़ के करीब पहुंच गया है। में अब तक 121.06 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,318 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,967 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। 67 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 98.34% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,07,019 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.88% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% हुआ। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी थीं। का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं निलंबित कर दी थीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक परिपत्र में कहा कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिन देशों से यात्रियों को भारत आगमन पर परीक्षण सहित अतिरिक्त उपाय का पालन करना होगा, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। दुनिया भर में कोविड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के नए रूप से चिंतित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वायरस के नए प्रकार B11529 का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में अब तक इसके कई केस मिल चुके हैं। उधर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ ने दक्षिण अफ्रीका से आने वालों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने सोमवार से दक्षिण अफ्रीका और आसपास के 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध का ऐलान किया है।
27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने दक्षिण अफ्रीका से हवाई यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन घोषित किया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 109 रह गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि देश में 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं की संख्या में 235.72% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के 7 दशक और 17 आम चुनावों के बाद देश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बढ़ी है और यह 2019 के आम चुनाव में 67% से अधिक थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने में सर्वोत्तम अनुभव और नई पहल साझा करने से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक मॉडल बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सखी मंडल की महिलाओं की ओर से तैयार खाद्य उत्पादों को राज्य सरकार खरीदेगी, साथ ही उसका सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित विभागों में इस्तेमाल करेगी। श्री सोरेन कल गढ़वा दौरे के क्रम में कहा कि सखी मंडलों के उत्पादों को बाजार देने के लिए सरकार ने पलाश ब्रांड शुरू किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गढ़वा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हमारी महिलाएं, समूह की महिलाएं बड़ी दृढ़ता के साथ हमारे इस जंग में शामिल हुई। इस वैश्विक महामारी में भी अपनी जान की परवाह ना कर राज्य के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस पे लगी रही। मैं उन सभी लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में लोगों ने काम किया है, उनको मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री रामगढ़ के बरलंगा स्थित हाईस्कूल मैदान में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह निश्चय ही ये 3 कृषि कानून नेक नियत से लाए गए थे और इन कानूनों से देश की कृषि और किसानों का फायदा होना था, किंतु कुछ लोगों के बहकावे में किसान संगठनों के आंदोलन और इस आंदोलन की आड़ में पृथकतावादी ताकतों की सक्रियता को देखते प्रधानमंत्री ने सही कदम उठाए हैं। इस तरह करके देश में जो है हुड़दंग फैलाने का काम किया विपक्ष, निश्चित रूप से किसान को भड़काने का काम जो है विपक्ष के लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो है इस तरह का षड्यंत्र करके जो है देश में दूसरे तरह का माहौल पैदा करने का काम किया विपक्ष के लोग। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की अपर सचिव सह नीति आयोग की जिला प्रभारी निधि खरे ने बोकारो जिले के पिटरवार प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हो रही कार्यों की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ नीति आयोग के तहत निर्धारित विभिन्न आयामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत संरचना आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। पानी बचत होता है, तो बोलिए ना सर कि अगर हम एक बारी में खेत में अगर लगाते हैं सिंपल पटाने वाला में, तो मेरा एक ही में होता है। अगर हम ड्रिप लगाते हैं तो इससे इनको हर बार हर सीजन में खेत को खुद से कोड़ाई जुताई करने का वो पड़ता है। एक बार जो करते हैं हम करीब 3 बार क्रॉप लेने में वो काम आता है। बस अभी शिमला मिर्च इसमें लगा है। प्रणाम सर। प्रणाम। ये आपके लिए आपके हस्बैंड?
हमारे घर पे। इससे क्या फायदा होता है वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्यों किया आप लोगों ने ये? इसमें पानी का बचत होता है। सबसे बड़ा बात यही है कि इसमें पानी का बचत होता है और समय। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। कुछ नहीं जानते हैं, अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुड़बक, अभी इसका तीसरा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार और पूर्व आईएएस अमित खरे आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार बनने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा है। श्री खरे केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव रहने के दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। So much, sir. Of belonging, mutual cooperation, and a better work culture that has utmost importance in achieving new heights in the journey of an institution. May I now invite Professor R.K. Dey. Thank you so much, sir. केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे भी झारखंड दौरे पर हैं। श्रीमती खरे ने झारखंड दौरे के क्रम में कल बोकारो में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आज रांची स्थित IILM कार्यालय पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अमृत महोत्सव के तहत जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिवस सह गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को सांकेतिक रूप से उपविकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने घरों की चाबियां सौंपी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपना पक्का मकान मिलने की खुशी जामताड़ा के इन गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों के चेहरे पर साफ झलक रही है। प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का ख्याल रखा और निर्धन बेघर परिवारों को पक्का मकान का लाभ देकर उनके सपने को पूरा करने का काम किया। तो उसको इन सब चीजों से सम्मानित किया जा रहा है। पक्के का घर बनाया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। पंचायत पटा जो एक भी है तड़ाभार नया नया आवास मिल रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप पक्का मकान बनाएंगे। मोदी जी, पीएम मोदी जी को धन्यवाद करते। जामताड़ा जिले में वर्ष 2016 से अब तक 32,673 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूरा कराकर गृह प्रवेश कराया जा चुका है। उपविकास आयुक्त का कहना है कि सभी लाभुक सजग होकर अपने घरों का निर्माण करें। इसलिए इसमें किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को नहीं आने दें।
बिचौलिया आने से प्रॉब्लम क्या होता है कि वो समय से आवास नहीं बन पाता है और उसका गुणवत्ता भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के लाभुकों से जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई कि वे आवास निर्माण में बिचौलियों की मदद न लें और जिनका आवास स्वीकृत किया गया वे तय समय सीमा के अंदर अपना आवास का निर्माण कराएं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह नगर निगम के जरियादागी के लोग आवास पाकर बेहद खुश हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास गरीबों का सपना पूरा कर रहा है। इस योजना के तहत जिन लाभुकों का पक्का मकान बन रहा है वे सभी की आंखों में खुशी की चमक देखी जा सकती है। ठेला चलाने वाले करण कहते हैं कि गरीबी के कारण पक्का मकान बनाना सपना था। उस सपना को साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चंदन शर्मा कहते हैं कि सरकार के प्रयास से उनका भी सपना साकार हुआ। मोदी का धन्यवाद करते हैं जो हमारा घर बनने में सफल। हम लोग सरकार के द्वारा लाभ मिला है पीएम आवास का, जो कि अभी बना के पक्का मकान में हम लोग रह रहे हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। और बसंती देवी कहती हैं कि वह खपड़ा के मकान में सपरिवार रहती थीं, जिसके कारण बारिश के दिनों में काफी मुश्किल होती थी। आज सरकार ने आवास दिया और अपना मकान देखकर बेहद खुशी होती है। वहीं सोनी देवी का कहना है कि उनका मिट्टी का टूटा हुआ मकान था, परंतु आर्थिक कठिनाइयों की वजह से उनके लिए पक्का मकान सपना था। वह सरकार से मकान पाकर बेहद खुश हैं। मट्टी घर है सर, बहुत पानी गिरता था, ढह जाता था, इसीलिए सरकार दे दिए हैं घर, इसलिए हम धन्यवाद। और अब सरकार दे दिया है बढ़िया से पक्का मकान, बस उसी में हम लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का सिलसिला निरंतर जारी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में हम जानते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर और महान कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी, जिन पर भारत के लोकाचार के अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर ने लगभग 2 दशकों तक खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के लिए समर्पित कर दिया था। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब 15 मई 1952 को
मावलंकर को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया। उन्होंने नई स्थितियों के अनुरूप मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया। उनकी पहल पर प्रश्नकाल संसदीय सत्रों का एक नियमित और सार्थक पहलू बन गया। सरकार को सही मायने में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा जैसे नियम शुरू किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी उन्होंने ही शुरू की थी। सरकार की व्यवस्था में संसद की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए मावलंकर ने सीधे पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में संसद के एक स्वतंत्र सचिवालय की परिकल्पना की। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 5 दशकों की निस्वार्थ सेवा से अध्यक्ष के कार्यालय और भारत की संसद पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय उस समय पले बड़े जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास कर रहा था। वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। आइए हम उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को समर्पित उनकी कविता आजादी के गीत के माध्यम से याद करते हैं। हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 121 करोड़ के करीब पहुंचा। कोरोना की चिंता के बीच 15 से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। आज पैतृक गांव नेमरा में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और अब रांची सासाराम ट्रेन कल से हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 28 से हर रविवार को राजधानी एक्सप्रेस की भी सुविधा।